एंड वेलकम टू हिमाचल न्यूज एनालिसिस। ये न्यूज एनालिसिस हम प्रीलिम और मेंस दोनों को साथ में रखकर कर रहे हैं और हिमाचल के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। यदि आप HPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की न्यूज की बात करते हैं। मेजरली हिमाचल से रिलेटेड और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूज है वो यहां पर आपको दिख रही है। ये दिव्य हिमाचल, अमर उजाला और द ट्रिब्यून से ली गई है। तो न्यूज की शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज जो द ट्रिब्यून में आई है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है नदौन्स वंशिका परमार क्राउन्ड मिस अर्थ इंडिया। तो मिस अर्थ इंडिया का खिताब इन्हें दिया गया वंशिका परमार को। देखते हैं तो हमें कुछ जो अन्य खिताब हैं जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इन सभी खिताब के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मिस यूनिवर्स, मेजरली ये चार हैं और चार कौन कौन से हैं? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ। अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करते हैं, इट इज एन एनुअल इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट दैट इज रन बाय मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चलाया जाता है। मोर देन 190 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। द करंट मिस यूनिवर्स इज हरनाज संधू। तो हरनाज संधू को ये खिताब दिया गया है। कब दिया गया? 70th इवेंट था ये एंड इट वॉज हेल्ड एट द यूनिवर्स डोम इन इजराइल में ये हुआ और 70वां इवेंट था ये। मिस यूनिवर्स का जो खिताब है किसे दिया गया इस बार? हरनाज संधू को। नेक्स्ट बात करते हैं मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड पेजेंट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मेजर इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट। इट वॉज क्रिएटेड इन यूनाइटेड किंगडम बाय एरिक मॉर्ले इन 1951। 1951 में किसके द्वारा क्रिएट किया गया? एरिक मॉर्ले के द्वारा। नाम याद रखिएगा, एरिक मॉर्ले। अगर हम करंट की बात करें, प्रेजेंट मिस वर्ल्ड की बात करें तो उनका नाम है कैरोलिना बिलावस्की ऑफ पोलैंड, हु वाज क्राउन्ड बाय टोनी अनसिंग ऑफ जमैका। तो इससे पहले ये मिस वर्ल्ड रही। इनके द्वारा ये खिताब और जो ताज था वो किसको पहनाया गया? कैरोलिना बिलावस्की को। नेक्स्ट है मिस अर्थ। मिस अर्थ इज एन एनुअल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थीम्ड ब्यूटी पेजेंट प्रमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों में इस चीज को बताने के लिए कि हमें अपने एनवायरमेंट को सुरक्षित रखना है, उसके लिए 2001 में मिस यूनिवर्स मिस अर्थ का जो खिताब है उसकी शुरुआत हुई 2001 में। द मिस अर्थ विनर इज द स्पोक्स पर्सन फॉर द मिस अर्थ फाउंडेशन। उसके लिए भी स्पोक्स पर्सन इन्हें अपॉइंट किया जाता है। द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड द अदर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए भी इनको चयनित किया जाता है। आपको यह बताना है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? कमेंट सेक्शन में बताइए। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस। और करंट मिस अर्थ 2021 इज डेस्टिनी एवेलियन वैगनर फ्रॉम ब्राजील। और 2022 में किसे मिला है? तो हिमाचल की वंशिका परमार को। अब देखते हैं मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया। तो पहले है सुष्मिता सेन, जिन्हें ये खिताब दिया गया 1994 में। और दूसरे हैं लारा दत्ता, 2000 में इनको खिताब दिया गया। 49th मिस यूनिवर्स पेजेंट, 49th। और यहां पर है 43rd। एट प्रेजेंट की बात करें तो हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स 2021, ये था 70वां इवेंट, 70वां मिस यूनिवर्स इवेंट जो इजराइल में हुआ। अब बात करते हैं मिस वर्ल्ड विनर्स फ्रॉम इंडिया। तो मिस वर्ल्ड जो है उनकी जो संख्या है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो 1966 में पहला मिस वर्ल्ड का खिताब मिला और 2017 में लास्ट मानुषी छिल्लर, और पहला मिला रीता फायरा, ऐश्वर्या राय, डायना हेडर। इस तरीके से ये खिताब मिले हैं। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको ये PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मिस अर्थ इंडिया, पहला मिला शामिता सिंह, मिस इंडिया 2001 में मिला। तो इस तरीके से इनको मिलता रहा। लास्ट हमें पता होना चाहिए देविका वैद मिस इंडिया अर्थ 2018, और यहीं पर 2021 वंशिका परमार। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो आने वाला एग्जाम है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। बद्दी में देश के पहले एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने जा रहा है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में।
तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देश में इस तरह का कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो दवाई उद्योग है, जहां पर दवाइयां बन रही है, फैक्ट्रीज इस तरीके की हैं, तो ऐसे सूक्ष्म जो कण हैं दवाइयों में जो है एंटीबायोटिक है, वो पानी में घुल जाते हैं और उन्हें जो पानी है नदियों में मिलता है और नदियों से फिर घरों में भी आता है, गैयों में, तो हमारे वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए इसको स्वच्छ किया जाता है उस ट्रीटमेंट प्लान में, वाटर ट्रीटमेंट प्लान में इसको साफ किया जाता है। वो एंटीबायोटिक जो है वो साफ किए जाएंगे और वो पानी जो है वो पीने योग्य हो जाएगा। तो ये पहला है। इसमें क्या होगा, इसमें एक टर्म आती है घुलनशील ठोस कचरा, यानी कि TDS, टोटल डिसॉल्वेबल यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। इसका मतलब ये है। बाकी हम यहां पर देखते हैं तो इस तरीके का प्लांट बनाया जाता है। 121 तरह के रसायन होंगे पानी से अलग, तो 121 तरह के जो रसायन हैं, जो केमिकल्स हैं, वो अलग किए जाएंगे। BBN यानी कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा फार्मा हब है। यहां पर करीब 300 दवा उद्योग है। इनमें प्रतिदिन 3 mld रसायन युक्त पानी निकलता है। 3 mld पानी यहां से निकलता है हर रोज। कुल 25 mld पानी CETP में जाता है। यहां पर पाइपलाइन और टैंकर के माध्यम से CETP बद्दी लाया जाता है। ट्रीट करने के बाद पानी को सरसा नदी में छोड़ा जाता है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्लान लगने के बाद फार्मा कंपनियों से निकलने वाले जहरीले रसायनों को ट्रीट किया जाएगा और प्लांट समस्याओं में घुले 121 प्रकार के रसायनों को अलग कर देगा। बीते वर्ष NGT के आदेश के बाद सरसा नदी में भरे पानी के सैंपल में एंटीबायोटिक और TDS की मात्रा अधिक पाई गई। यह जलीय जीवों सहित नदी से पानी पीने वाले जानवरों के लिए काफी खतरनाक है। तो 2 चीजें इसमें पाई गई, सरसा रिवर, एक तो आपको ये भी होना चाहिए पता, सरसा रिवर, तो इसमें TDS और जो केमिकल हैं वो केमिकल इसमें पाए गए। NGT ने भी बोला कि भाई ये जो पानी है ये हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। जो जानवर इससे पानी पी रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक है, तो इस चीज का प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर देश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज द ट्रिब्यून की है। स्टेट राइट्स टू सेंटर टू डिक्लेयर NSD एज एपिडेमिक। तो लंपी स्किन डिजीज की यहां पर बात हो रही है। हमने पहले भी डिस्कशन कर ली इसके ऊपर कि किस तरीके से ये डिजीज फैलती है। ह्यूमन के कांटेक्ट में अगर तो ह्यूमन में ये नहीं फैलती है, जानवरों में ही फैलती है। अभी तक इस तरीके के केस आए हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा अंतर कि एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक में क्या अंतर है। रिसेंटली क्या किया था, जो कोरोना डिजीज है, जो कोरोना वायरस है, उसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था। पैंडेमिक क्योंकि वर्ल्ड वाइड था, तो इससे आप अंतर थोड़ा समझ गए होंगे। तो पहले बात करते हैं एपिडेमिक की। यहां पर भी बात हो रही है एपिडेमिक घोषित करने की, कि लंपी स्किन डिजीज को एपिडेमिक घोषित किया जाए। द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC डिस्क्राइब an epidemic as an unexpected increase in the number of disease cases in a specific geographical region। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज भी हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड कि भैया पता नहीं लग रहा है, यहां पर भी केसेस आ गए, उधर भी केसेस आ गए, इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड केसेस आ रहे हैं किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट की फॉर एग्जाम्पल, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में ऐसे केसेस ज्यादा आने लगे, तो किसी ज्योग्राफिकल एक एरिया में एक एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ भी हो रही है साथ साथ में, और उसे कहते हैं आप एपिडेमिक। जैसे कि आपका हो गया येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एंड पोलियो, इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है पेंडेमिक। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है पेंडेमिक को, डिक्लेयर्स अ पेंडेमिक व्हेन अ डिजीज ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। यानी कि जो ग्रोथ है वो इस तरीके से होने लगती है, जैसे कि आपने देखा कोरोना केसेस में, एक से दूसरे को फैल रहा है, दूसरे को 10 से फैल रहे हैं, 10-20 को प्रभावित कर रहे हैं। इस तरीके से जब कोई भी बीमारी इस तरीके से फैलती है तो उसे कहते हैं हम एपिडेमिक। इट मीन्स अ वायरस कवर्स अ वाइड एरिया अफेक्टिंग सेवरल कंट्रीज एंड पॉपुलेशंस, दैट फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस। तो किसी एक कंट्री की बात भी नहीं हो रही है, बहुत सारे देशों की बात हो रही है, बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज की बात हो रही है यहां पर। लेकिन यहां पर क्या देखा हमने, सिर्फ एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो रही है। दूसरा है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है अ डिजीज आउटब्रेक इज एंडेमिक व्हेन इट इज कंसिस्टेंटली प्रेजेंट बट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में है लेकिन लगातार बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है,
यहां पर देखा हमने अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है, लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रही है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। दिस मेक्स द डिजीज स्प्रेड एंड रेट प्रिडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया हो गया आपका, तो हमें पता लग जाता है कि कितने क्षेत्र में ये चीज फैल सकती है, लेकिन यहां पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एपिडेमिक की जो बात हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट में ये लिखा है। अब दूसरा है ये वाटर पार्क, इस तरीके से खुला जाएगा। एक्वा पार्क की बात हो रही है यहां पर। हिमाचल प्रदेश में मत्स्य का पहला एक्वा पार्क, मछली के लिए जो पहला एक्वा पार्क है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्कीम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्कीम, याद रखिएगा के तहत कुल्लू जिला के बंजार के पास नागरी नामक स्थान पर यह एक्वा पार्क बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट, कौन से स्थान पर बनाया जाएगा और किस स्कीम के तहत बनाया जाएगा। इको टूरिज्म की दृष्टि से तैयार किए जाने वाले इस एक्वा पार्क में एंगलर्स के लिए तमाम सहूलियत उपलब्ध होगी। जानकारी के मुताबिक अभी तक प्रदेश में मत्स्य विभाग का कहीं भी इस तरह का कोई भी एक एक्वा पार्क नहीं है। इस तरीके का ये प्रदेश में पहला पार्क होगा। कुल्लू मनाली की ओर सारा साल हजारों की तादाद से पर्यटकों का आवागमन रहता है। प्रस्तावित योजना के तहत एंगलर्स के लिए जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। रात्रि ठहराव के लिए मद्देनजर इको हट्स भी बनाए जाएंगे, तो इसके लिए इको हट्स भी बनाए जाएंगे इस तरीके से उनको रहने के लिए, और साथ ही साथ में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक्वा पार्क भी बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से प्रदेश भर में ये पहला इस तरीके का इको पार्क है जो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। तो इसी के साथ आज की न्यूज यहीं पर खत्म होती है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।